राधे राधे साथियों। जैसा कि हम एक प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे जिसमें हमने अपने पहले वीडियो में 40 प्रश्नों को हल कर लिया था। आइए अब उससे आगे देखते हैं। आज का 41वां नंबर का प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? और विकल्प है लखनऊ, दरभंगा, बनारस, बिहार। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मैला आंचल। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। प्रति परिकथा इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। दीर्घतपा 1963 में प्रकाशित हुआ और जुलूस 1965 ईस्वी में प्रकाशित। पलटू बाबू रोड का समय 1979 ईस्वी है, जो फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? विकल्प है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गर्मराख का नायक चेतन नहीं है। गर्मराख उपन्यास का प्रमुख पात्र है जगमोहन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो रचनाएं हैं श्यामा स्वप्न और रचनाकार हैं देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बलदेव प्रसाद। और रचनाएं इस प्रकार हैं, श्यामा स्वप्न नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी, पृथ्वीराज चौहान। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 3 1 2 4। इसका क्रम है 3 श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, ए नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री की रचना है, और सी का 2 विकल्प होगा यानी मायाविनी। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, एक बार पुनः सुन लीजिए। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री, मायाविनी गोपाल राम गहमरी और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? विकल्प है ग्राम, मधुआ, सालवती या गुंडा। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए ग्राम। ग्राम का प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। छाया प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। विकल्प है दिवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी या अपाहिज। और इसका सही उत्तर है छतरी, विकल्प सी छतरी। यह कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और इनकी अन्य कहानियां हैं सलाम, सन 2000 में प्रकाशित हुआ, घुसपैठिए 2003 में इसका प्रकाशन हुआ, जबकि अपाहिज के लेखक गोविंद मिश्र हैं और दिवा स्वप्न के लेखक बटरोही हैं और नमक का कैदी के लेखक नरेंद्र कोहली जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। विकल्प है पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र या राधाचरण गोस्वामी। और इसका उत्तर कूट में देना है तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 2 और 4 यानी काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। यह भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? विकल्प है काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि या हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है। यह ग्रंथ श्याम सुंदर दास जी का है। शेष तीनों रचनाएं आचार्य शुक्ल जी की ही हैं। काव्य में रहस्यवाद का प्रकाशन 1929 में हुआ था। इस निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माननी चाहिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है और रचना है सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु, मेरे साथ जन्म। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अग्नि सेतु। यह आत्मकथा नहीं है, यह विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। यह बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है, जबकि मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर की, सहज समय सहचर है समय रामदरस मिश्र की तथा यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? विकल्प है रमानाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामदरस मिश्र या मनु भंडारी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? विकल्प है मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार या वट वृक्ष की छाया में। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, वट वृक्ष की छाया में। यह रचना कुमुद नागर द्वारा लिखित अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दैया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, मनीषी की लोक यात्रा, यह किसकी रचना, किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा। विकल्प है प्रेमचंद, निराला की, कविनाथ गोपीराज या शरद चंद्र की। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कविनाथ गोपीराज। मनीषी की लोक यात्रा यह जीवनी कविनाथ गोपीराज की है। और साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी है, भगवती प्रसाद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? विकल्प है बसंत से पतझड़ तक, सृजन के सहयात्री, बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कुछ यादें कुछ बातें या अमृत राय का संस्मरण नहीं। यह संस्मरण असंगत है और यहाँ अमृत राय की संस्मरणात्मक रचना का नाम है जिनकी याद हमेशा रहेगी। इसका प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण नहीं है, जबकि मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम संस्मरण पद के साथी में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? विकल्प है बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं या मेरा परिवार। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बोलती प्रतिमा। रेखा चित्र परक कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में रचित श्री राम शर्मा जी का रेखा चित्र है। शेष विकल्प अतीत के चलचित्र, इसका प्रकाशन 1941 में हुआ। स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुई और मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित रेखा चित्र महादेवी वर्मा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रेखा चित्र की विशेषता किस में होती है? विकल्प है तीव्रता, विस्तार, चपलता, संवेगता। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, तीव्रता। रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है, न कि विस्तार, चपलता या संवेगता में। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है,
इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। अगला प्रश्न देखते हैं। वृत्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? और विकल्प है सुधिया उस चंदन के वन की, याद हो कि ना याद हो, चीड़ों पर चांदनी, अपनी खबर। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चीड़ों पर चांदनी। वृत्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा हैं, जबकि सुधिया उस चंदन के वन की यह संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित है। याद हो कि ना याद हो, यह संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा रचित तथा अपनी खबर यह आत्मकथा है पांडे वेचन शर्मा उग्र की। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगेय राघव, भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनका एक यात्रा वृत्तांत है उड़ते चलो उड़ते चलो, और भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत वह दुनिया में कलकत्ता से पैकिंग है तथा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड आदि। ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? विकल्प है न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व या अक्रमत्व। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पुनरुक्ति। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है। पुनरुक्ति दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। जहां अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहां पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। भरत मुनि ने 10, आचार्य वामन ने 20, मम्मट ने 3, तो आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। सामान्यतः दोष की तीन ही प्रकार होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। विकल्प है 10, 3, 15 या 8। और इसका सही उत्तर है विकल्प 3। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन और हेमचंद पंडित राज जगन्नाथ ने भी 3 ही काव्य गुण माने हैं। आचार्य भरत मुनि एवं दंडी जी ने 10 काव्य गुण एवं वामन जी ने 20 तथा भोजराज जी ने 24 काव्य गुण माने हैं। अगला प्रश्न, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। विकल्प है नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विकल्प ए आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्टनायक ने या आचार्य अभिनव गुप्त ने। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आचार्य भट्टनायक ने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया था। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है आलंबन विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या उद्दीपन विभाव। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उद्दीपन विभाव। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह
विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो इस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस के 4 अवयव या अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो यह 4 अंग जिसे अवयव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। विकल्प ए 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। विकल्प बी 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। विकल्प सी 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण। या विकल्प डी 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो इसे ही छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। मुख्यतः छंद के 2 भेद हैं, मात्रिक छंद तथा वाणिक छंद। अगला प्रश्न, इंद्र बज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? विकल्प है 11, 12, 13 या 14। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए इंद्र बज्रा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र बज्रा छंद एक समवर्ण वृत्त छंद है। इसका लक्षण इस प्रकार है, स्यादृत्य वज्रा यदि तौ जगो गह। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण रखे जाते हैं। अगला प्रश्न, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विप्सा अलंकार या संदेह अलंकार। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए उपमा अलंकार। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। पंक्ति में उपमा अलंकार है। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा या मानवीकरण। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सामान्य कल्पना का लोक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इनमें कौन सा अलंकार है? विकल्प विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? विकल्प है ग्रेयरसन, विकल्प बी 1901 की जनगणना की रिपोर्ट या विकल्प सी फैलन, विकल्प डी रिचर्ड्स। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यह कथन भाषाविद फैलन का है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, यह फैलन महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, मराठी, कौरवी, गुजराती या भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है। यह नाम राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ है। खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियां हैं।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? विकल्प है देवनागरी, कौटिल्य, कुटिल या ब्राह्मी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ब्राह्मी। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से विद्यमान थी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? विकल्प है अ आ, विकल्प बी अंग री, विकल्प सी आ अह, विकल्प डी अंग अह। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अंग अह। अंग अह वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार अंग एवं विसर्ग आह अयोगवाह वर्ण होते हैं और अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महा प्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है और विकल्प है भा, ठा, था, हा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हिंदी में घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भ है, भ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। और विकल्प है मेरा, हमको, तुम्हारा या वह। इसका सही उत्तर है वह। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अर्थात स्त्री पुरुष दोनों पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष का लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है और अन्य पुरुष में लेखक या श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति इस प्रकार है षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या सप्तमी। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, षष्ठी। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य है और विकल्प है चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या मिश्री मीठा है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है लिंग की दृष्टि से यह बताना था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दही खट्टा है। यह शुद्ध है क्योंकि दही जो है पुल्लिंग शब्द है और कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी हैं जैसे परंतु वास्तव में वह पुल्लिंग जैसे लिखते हैं, जैसे कि दही, पानी, घी, हाथी, गुस्सा, मजा। ये ऐसे शब्द हैं जो दिखते तो स्त्रीलिंग की तरह हैं पर हैं ये पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? विकल्प इस प्रकार है चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कोयल। कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग इस प्रकार से हैं, चाचा का चाची, भैंसा का भैंस, भाई का बहन और कोयल का कोयल ही होता है या मादा कोयल कह लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? और वाक्य के विकल्प हैं लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा या लड़कों ने लड़कों से कहा। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लड़के ने कहा। यह एक वचन में प्रयुक्त वाक्य है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अगला प्रश्न, शयन में संधि है। विकल्प है अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अयादि स्वर संधि। शयन में
अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि के लक्षण देख लेते हैं। ए और ओ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय, अव और आव हो जाता है, वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। और शब्द है जगन्नाथ। विकल्प इस प्रकार हैं, जगधन्नाथ, जगन्धन्नाथ या जगतधननाथ। और इसका सही उत्तर है विकल्प डी, जगतधननाथ। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। शब्द है श्वेतांबर और इसका विकल्प इस प्रकार है, अंबर श्वेत। अंबर श्वेत की तरह का श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी, और श्वेत रूपी अंबर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, श्वेत रूपी अंबर। माफ कीजिए, विकल्प सी इसका सही होगा, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी। यह बहुब्रीहि समास का विकल्प है। और बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अभी हमने श्वेतांबर देखा, इसका अर्थ सरस्वती जी के रूप में निकलता है। श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। ऐसे ही जलज है, एक शब्द जल से उत्पन्न होता है जो, अर्थात कमल। तो यह बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। साथियों, अगली वीडियो में हम 40 प्रश्नों को और देखेंगे, जिससे हमारे 125 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में देख लेंगे। साथियों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।